नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के दिन को समूचे भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 29 अगस्त सन 1905 में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले व हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उन्हीं की स्मृति में यह राष्ट्रीय खेल दिवस समूचे भारतवर्ष में आज आयोजित किया जा रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वेबिनार। किसी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता हो। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबल नहीं करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक इंच का मिना हुआ पास देते थे, जो कि आगे जिसको देना है पास, जिसको रिसीव करना है, उसको कोई तकलीफ ना हो। उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल हैं उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी थी। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक प्लेयर ने इनको एक सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का प्लेयर का कंधा थपथपाया, शाबाश बेटा, कोई बात नहीं है। अब 10 मिनट रह गए थे खेलने का। 10 मिनट में इनने 3 गोल ठोक दिए। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल। माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था, जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है, जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में
ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में, जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में, जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे, और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेहलम में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पेशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी, और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं, तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए आईएनएस दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जाना था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के मुंह पर इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को यह दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया, 72 की बात है, मैं प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी उन्होंने मुझे दिखाई और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर योर फादर वाज लाइक दिस लाइक दैट, लाइक छोटी टूटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में, 36 में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में, जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे। लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी।
लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल जो वेबिनार मना रहा है, उसमें आप सबका स्वागत है। हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की महत्ता इसलिए है कि इस दिन हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्म है। उनकी योग्यता और काबिलियत इतनी थी कि एक गेम में जर्मनी में उनकी स्टिक को कई बार बदला गया। और वो केवल इसलिए नहीं था कि वो कोई जादूगर थे, उन्होंने खेल में इतनी काबिलियत हासिल कर ली थी कि उनको जादूगर के नाम से जाना जाता था। आज के युग में खेलों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आज हमारे पास इतने ऐशो आराम के साधन हो गए हैं कि हम शरीर को हल्का सा भी कष्ट नहीं देते, और बच्चों के लंबे जीवन और उनके आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए खेलों का महत्व उनके लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। खेलों से न केवल हमारा शारीरिक विकास होता है, बल्कि जो शारीरिक विकास होता है वो सही प्रोपोर्शन में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक अंग बढ़ जाएगा, पेट आगे निकल जाएगा। खेलों से शरीर का संतुलन बना रहता है। इतना ही नहीं, इससे हमारा जो इमोशनल और मानसिक मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होती है। खेलों की शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक फायदे के साथ साथ इनका मनोरंजन की जो कीमत है वो तो बेशकीमती है। आप 1 घंटा कोई भी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा खेल खेल लीजिए, मानसिक परेशानी को, दुविधा को भूलकर एकदम से तरोताज़ा हो जाएंगे। 1 घंटा पढ़ाई की है, किसी गेम को 5 मिनट के लिए खेल लीजिए, फिर से अगले 1 घंटे के लिए तैयार हैं। और खेल की अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल स्थापित करता है। साथ साथ जो टीम गेम है उनमें हमारे साथियों के साथ कैसे तालमेल करना है, कैसे अवसर मिलते ही उसको लपक लेना है, इन चीज़ों का ज्ञान हमें किताबों की बजाय खेलों से अधिक होता है। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, अभिभावकों से गुजारिश करूंगा कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमारी अन्य गतिविधियों के साथ साथ बच्चों को खेल में उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। यही नहीं, उनके साथ खेलिए, बच्चों का आपसे जो लगाव है वो बढ़ेगा। बच्चे अपने आप को खुल के आपके सामने रखेंगे। उनकी कोई समस्या है उसका समाधान, पहले तो समस्या को जान पाएंगे और दूसरा उसका समाधान आप बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से निकाल सकते हैं। आप सबको राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं मुस्कान केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल से कक्षा 8वीं की छात्रा आज केंद्रीय विद्यालय बड़ोपल में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के वेबिनार में एज ए स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज 29 अगस्त 2020 के दिन देश भर में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं अपना अनुभव साझा करती हूँ कि कैसे कोरोना काल में घर पर रहकर हम खुद को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इस वक्त देश की जो स्थिति है उससे हर एक व्यक्ति के मन में डर बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान सभी अपने अपने घरों में हैं। दिन रात सिर्फ कोरोना से संबंधित खबरों को देख पड़ रहे हैं। ऐसे में मन में बेचैनी, चिड़चिड़ापन व मानसिक तनाव जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कोविड-19 के खौफ से लोगों के मन में नकारात्मकता देखी जा रही है। इस वक्त पूरे समय घर पर रहने से न तो शारीरिक कसरत हो रही है जिससे कि फिट रहा जा सके और न ही मानसिक सुकून मिल रहा है।
लेकिन कुछ बदलाव करके हम इन सभी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। आइए मैं कुछ खास टिप्स आपसे साझा करती हूँ जिससे कि आप खुद को मानसिक तौर पर स्वस्थ महसूस कर सकेंगे। पहला, योग और मेडिटेशन। योग और मेडिटेशन हमें मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। नियमित योग और मेडिटेशन से मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। हम सारा दिन स्फूर्ति महसूस करते हैं। साथ ही हमारा मन भी शांत रहता है। इस वक्त हमें योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अनंत आवश्यकता है ताकि हम खुद को किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से दूर रख सकें। योग और मेडिटेशन के कई फायदे हैं, जैसे भावनात्मक स्थिरता में सुधार, रचनात्मकता में वृद्धि, मन में सदैव प्रसन्नता बने रहना और इस कोरोना काल जैसी संकट की स्थिति में खुद को मजबूत महसूस करना। दूसरा, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर आप इन खबरों से प्रसारित नकारात्मकता से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लें। क्योंकि दिन रात सिर्फ नकारात्मक खबरें पढ़कर व सुनकर आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए इनसे भी 2 गज की दूरी ही भली। तीसरा, अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और खुश रहें। इस आपदा के समय में अपने परिवार के साथ अपनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपके मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आ सकते हैं, अतः इनसे बचें और अपने परिवार, अपने परिजनों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और खुश रहें। चौथा, नियमित व्यायाम करें। इस समय घर पर रहकर जो भी व्यायाम आप सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं, उन्हें नियमित रूप से करें। जब समय सामान्य हो जाएगा तो आप खुद को पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे, क्योंकि इस समय जो पर्याप्त समय आपके पास है वह भविष्य में शायद कभी नहीं होगा। इसलिए इस समय का सकारात्मक कार्यों के लिए भरपूर फायदा उठाएं। 5वीं, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा संगीत सुनें, क्योंकि अच्छा किताबें पढ़ने से हमारा मानसिक बल बढ़ता है। अच्छा संगीत और अच्छा किताबें हमारे मानसिक बल को बढ़ाता है और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त उपाय है। कहते हैं कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं, इसलिए खाली समय में अच्छा साहित्य पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है रात में तो आप अपने मनपसंद का संगीत सुन सकते हैं, क्योंकि संगीत हमें तनाव से मुक्ति देता है और मन को शांत भी करता है। इसलिए जब भी आपके पास खाली समय हो तो अपने पसंद का संगीत सुनिए और खुद को स्वस्थ व प्रसन्न रखिए। इस आपदा के समय में हम केंद्रीय विद्यालय के सभी विद्यार्थी इन्हीं सभी बातों का अनुसारण करते हुए अपना समय अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं और पढ़ाई का काम भी कर रही हैं। अपने सभी सहपाठियों की ओर से मैं मुस्कान एज ए स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव आपके सम्मुख अपना अनुभव प्रस्तुत कर हर्षित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।